परमा भाग गई है। डॉक्टर सुजाता ने मेरे सर पर बम फोड़ा। मैं चीख पड़ा, क्या, कैसे, होश में तो हो? वो घबराते हुए बोली, मैं आपको लेने आई थी, घंटा डेढ़ पहले ही भैया की कॉल वसूल हुई है, वो वापस आ रहे हैं, सोचा आपको अपने यहाँ ले जाऊंगी। मैं गम गुस्से से धाड़ा, मगर ताका झांकी का किसने कहा था? वो बोली, सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं था ये कैसे हुआ। मैं तो बस आपकी आमद से पहले कमरों की हालत दुरुस्त करना चाहती थी ताकि वहाँ आपकी मौजूदगी के निशान मिटा दूं। ऊपर पहुंची तो कमरे में एक लड़की सोई हुई नजर आई। मैंने तजस्सुस के हाथों उसे जगा दिया, हालांकि मुझे बंद दरवाजे को देखकर अंदाजा कर लेना चाहिए था। प्लीज राजा, मुझे माफ कर दो। मोबाइल फोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए मैंने सर पकड़ लिया। लौरा भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और बार बार राजा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठंडे हो जाओ कह रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल फोन डैशबोर्ड पर फेंका, लौरा ने झपट कर उठाया और एक नजर स्क्रीन पर डालकर कॉल जारी होने का यकीन करके मोबाइल फोन कान से लगा लिया। हेलो डॉक्टर, क्या बात है? और सुजाता का जवाब सुनते ही उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। परमा के मामले में मेरी लाख मुखालिफत के बावजूद वो उसे भागने की इजाजत नहीं दे सकती थी। वो बगैर किसी तरद्दुद और शुबे के जानती थी कि परमा का हुसूल ही मेरा मिशन था और अब उसे दोबारा अगवा करना यकीनन बहुत दुश्वार होने वाला था। मुझे सबसे बड़ा मसला ही देर से था। पलवशे की जुदाई मुझे बहुत खल रही थी और बकौल शायर वो हालत थी, उधेड़ डाले हैं बखिए मेरे जुदाई ने, के खा गया है तेरा गम कतर कतर के मुझे। दूसरों की मोहब्बत चाहत को ढूंढते ढूंढते मैं अपने जाना के लिए तरस रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने कहीं का रहने न दिया। वो सिर्फ जुदा ही नहीं, खफा भी थी। मेरे एहसासात से बेखबर लौरा डॉक्टर सुजाता को कुछ समझा रही थी। लौरा फोन पर बोली, डॉक्टर, रोने की जरूरत नहीं, राजा तुमसे खफा नहीं है, बस वक्ती तौर पर जज्बात में आ गया है, इसलिए डांट दिया। और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। वो लड़की एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की बेटी है। जूं ही घर पहुंची, पुलिस और एजेंसियों ने मकान पर धावा बोल देना है और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम फौरन पुलिस को बुला लो, हमसे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाओ। साफ बता दो भैया भाभी हनीमून से लौट रहे हैं और तुम उनके मकान का जायजा लेने आई थी। आगे से कमरे में बंद लड़की मिली जो तुम्हारे दरवाजा खोलते ही भाग निकली। घर के दूसरे कमरों में भी ऐसे आसार मौजूद हैं जैसे वहां कई दिनों से लोग रह रहे हों। हमारे पैगाम नंबर और ये कॉल की यादाश्त वगैरह अपने मोबाइल फोन से मिटा दो। मेरी बात समझ आ गई? छोटे से वक्फे के बाद वो बोली, बता दिया ना, राजा खफा नहीं है, खुद को संभालो और वक्त जाया न करो और जो कहा है उस पर फौरन अमल करो। थोड़ा और समझाने के बाद उसने राब्ता मुनक़ता किया और एहतियात की बिना पर अपना और मेरा मोबाइल फोन बंद कर दिया। मैं स्टीयरिंग पर सर टेके बैठा हुआ था। मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए वो तसल्ली देने लगी, राजा परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब तक परी नहीं मिलेगी वापस नहीं लौटूंगी। फिलहाल इस खबीस के कत्ल पर तवज्जो मरकूज करो। उम्मीद है इसकी हलाकत के बाद परी का अगवा ज्यादा दुश्वार नहीं रहेगा। सीधा होकर मैंने सीट से टेक लगाई और इत्मीनान भरे लहजे में पूछा, चलें? वो खफगी से बोली, तुम्हारा संभलना हैरान कुन नहीं लग रहा, अलबत्ता तुम्हारी परेशानी ने जरूर मुताज्जिब किया है। मैं नदामत से बोला, सॉरी यार, जज्बाती हो गया था। वो बोली, डॉक्टर सुजाता बेचारी इतना रो रही थी, कोई ऐसे भी डांटता है, उसने कौन सा जानबूझकर यूं किया है। बदकिस्मती हमारी है कि रैकी में जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ हो गया। परी सुबह से सोई थी, डॉक्टर ने जरा सा हिलाया तो उठ गई और जब डॉक्टर ने पूछा तुम कौन हो, चालाक लड़की ने फौरन अंदाजा कर लिया कि हम मौजूद नहीं हैं। बस सुजाता को धक्का देकर नंगे पांव भाग पड़ी। डॉक्टर पहले तो शिशदर रह गई थी, फिर वो भी उसके पीछे बाहर निकली, मगर तब तक परमा घर से निकलकर गली में पहुंच गई थी। सुजाता ने बाहर झांका तो वो भागते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। सुजाता में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उसका पीछा करके गिरफ्तार कर सकती। वो बेचारी बस अंदाजा लगा रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम्हारा बर्ताव देखकर मजीद परेशान हो गई। अगर मैं उसे न संभालती तो बुरी तरह फंस जाती। मैंने कहा, जिस तरह परमा भागी है, मेरे ख्याल में डॉक्टर सुजाता जरा भी मशकूक नहीं ठहरती, क्योंकि उसने परमा को जगाकर उससे तारुफ पूछा और परमा ने भागने में जरा सी भी देर न लगाई। लौरा ने मेरी तवज्जो बटाई, बोली, अब छोड़ो इस मौजू को और मिशन पर तवज्जो मरकूज करो। मैंने ख्याल जाहिर किया अब तक परमा घर पहुंच गई होगी। उससे तफसील जानकर शुक्ला को मेरा झूठा होना वाज़ेह हो जाएगा। यकीनन उसके बाद तकरीब वगैरह का एहतमाम सानवी रह जाता है। लौरा ने खुलकर इख्तिलाफ किया, बोली, तकरीब का एहतमाम फकत तुम्हारी मुलाकात को नहीं था, उसके पोते की सालगिरह है और उम्मीद यही है कि अब तक दावतनामे अहम अफराद तक पहुंच गए होंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारी सोच के मुताबिक होगा। मैं डटा
रहा। वो मक्कार शख्स बिदक जाएगा और मुझे नहीं उम्मीद कि वो हदफ बनने का खतरा मोल लेगा। वो हतमी लहजे में बोली, तुम्हारे अंदेशे तखमीनी हैं और फकत एहतमाल की बुनियाद पर हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। BS रॉयल्स में 1-2 दिन के लिए किसी का जबरदस्ती मेहमान बनना इतना महंगा सौदा नहीं है कि तुम्हें लैतो लाल करने की जरूरत पड़े। बिलाशुबा उसका तज्जिया मुझसे बेहतर था। परमा के भाग जाने की फिक्र ने मुझे कनौती कर दिया था, वरना शुक्ला से मुलाकात का तय होना लाजिम नहीं करता था कि हम उसे दूर मार राइफल से कत्ल करने वाले थे। यूं भी इस मुलाकात का इसरार शुक्ला की तरफ से हुआ था और बिलफर्ज तकरीब ना भी होती, हमारी तैयारी करना नुकसान का बायस तो नहीं बन सकता था। अलबत्ता इसके बरक्स होने की सूरत में मौका जाया होने का कलक हमेशा रहता। उसे इत्तेफाक करते हुए मैंने चुपके से कार पार्किंग से निकाली और BS रॉयल्स मुंबई की जानिब बढ़ गया। इन होटलों का फजाई फासला एक दूसरे से इतना ज्यादा नहीं था, अलबत्ता इमारतों की कसरत, बेतहाशा ट्रैफिक, लोगों का हुजूम ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से तेजी से हरकत करना मुश्किल हो जाता। रास्ते में हम रिहाइश के हुसूल का मंसूबा तश्कील दे चुके थे और फिर BS रॉयल्स से जरा फासले पर थे कि अचानक मेरे दिमाग में एक तजवीज आई और मैंने फौरन लौरा के गोश गुजार कर दी। वो बोली, कभी कभी तुम मुझे हैरान कर देते हो। उसने मेरी तारीफ में बुखल से काम नहीं लिया था और फिर एक मोबाइल फोन निकाल कर शुक्ला का नंबर डायल करके स्पीकर ऑन कर दिया। 2-3 घंटियों के बाद कॉल वसूल हुई। शुक्ला की करख्त आवाज उभरी, हेलो। लौरा इत्मीनान से बोली, उम्मीद है तुम्हें नवासी मिल गई होगी। शुक्ला ने पूछा, मगर इतनी देर से वापस करना मेरी समझ से बाहर है। लौरा बोली, इरादा बदल गया था, मगर फिर एक दोस्त के समझाने पर कड़वा घूंट पीना पड़ा। सोचा परी बेकसूर है और तुम्हारे गुनाह की सजा उसे देना मुनासिब ना होगा। शुक्ला ने दांत पीसे, तुमने राइफलों के बारे में खयानत की है और यकीनन तुम पहले ही से मुझे धोखा देने आई थी। लौरा बोली, ऐसा ही है और अब बज़ाहिर तो हमारी दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए। वो खुश दिली से बोला, बिल्कुल, और इसका सबूत तुम मेरी तकरीब में शामिल होकर दे सकती हो। लौरा जहरखंद हुई, शुक्ला तुम सठिया गए हो। फौज ने तुम्हें दफा कर दिया है तो अब बेहतर होगा जुर्म की दुनिया से भी किनारा कश हो जाओ। शुक्ला ने कहकहा बुलंद किया, बोला, याद है पहली बार राइफलों के सौदे के साथ ये भी तय हुआ था कि तुम 1 महीना मेरी मेजबानी करोगी और जहां तक मेरा ख्याल है 29 दिन अभी बकाया हैं। लौरा का चेहरा शर्म, जिल्लत और गुस्से से गुलनार हो गया था। बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए वो नॉर्मल लहजे में बोली, ये याद दहानी तब करवानी थी ना जब परमा मेरे पास थी, अब तो उसे आजाद कर दिया है, फिर बकवास करने का मतलब। शुक्ला ने एक और कहकहा लगाया, बोला, सच में बेबी तुम जैसी बहुत कम ही मिली हैं। लौरा ने ये वार भी सह लिया, बोली, उम्मीद करती हूँ मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करोगे। आधे घंटे तक मैं मुंबई से निकल जाऊंगी। कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मेजबानी का हिसाब भी बराबर कर दूंगी। और हाँ, भौंक अच्छा लेते हो। जवाबी बात सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता किया और मोबाइल फोन बंद करके कार से बाहर उछाल दिया। ऐसे कई मोबाइल फोन डॉक्टर देवाशीष के हाथ से हमारे हाथ लगे थे। लम्हा भर गुस्से पर काबू पाने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। कैसा रहा? मैंने तहसीन आमेज अंदाज में सर हिला दिया, बेहतरीन। BS रॉयल्स पहुंचने तक शाम का मलगजा अंधेरा फैल गया था। साइन बोर्ड्स, खंभों, दीवारों और छतों के किनारे पर लगी रोशनियां जल उठी थीं। कार पार्किंग के कोने में खड़ी करके हम बाहर निकले। मैंने SR1 का बैग डिग्गी से निकाल लिया था। थंडरबोल्ट की जरूरत पेश नहीं आ सकती थी कि उसकी रेंज 1000 मीटर थी और हमें 2 किलोमीटर के फासले पर फायर करना था। लिफ्ट के जरिए हम बालाई मंजिल पर पहुंचे। हमारे मतलब के कमरे वो थे जिनकी खिड़कियां शुमाल की जानिब खुलती थीं। इनमें भी सबसे बेहतर कोने वाले 2 कमरे थे। कोने से पहले वाले कमरे के सामने रुककर लौरा ने दस्तक दी। मैं साथ वाले कमरे के साथ यूं खड़ा हो गया जैसे अंदर जाने को दरवाजा खोल रहा हूं। 2-3 लम्हे के बाद दरवाजा खुला। मेरे कानों में सवालिया मर्दाना आवाज गूंजी। जी? लौरा इत्मीनान से बोली, मिस्टर शुक्ला से मुलाकात तय थी। गालिबन कमरे का नंबर 390 ही बताया था। वो ओबाशाना अंदाज में बोला, मिस, यहाँ कोई शुक्ला नहीं रहता। अलबत्ता चाहो तो नादिर खान तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होने देगा। लौरा का अंदाज किसी पेशावराना तवाइफ का सा था। इंडिया में जिस्म फरोशी का धंधा उरूज पर है, खासकर मुंबई तो उसका गढ़ है। ज्यादा जदीद कहबा खाने ऐसे हैं जहां लड़कियां एक फोन कॉल पर मतलूबा मकाम पर पहुंच जाती हैं। लौरा ने बेबाकी से जवाब दिया, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अपनी जेब से मशवरा कर लो। वो बाछें फैलाते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखने के बाद कौन कमबख्त जेब से मशवरा करने के चक्कर में पड़ेगा। लौरा ने उसके अकेले होने की तस्दीक करना चाहिए, बोली, एक से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। वो बोला, अकेला ही हूँ जाने मन। उसने लौरा को पकड़ने को हाथ बढ़ाया। बाएं हाथ से
उसकी पेश कदमी को रोकते हुए लॉरा ने दाएं हाथ से साइलेंसर लगा जगाना 9mm उसकी छाती पर रख दिया। बोली, इतनी भी क्या जल्दी है दोस्त? नादिर खान बोला, ये क्या है? उसके लहजे में डर से ज्यादा तंज था। करीब पहुंचते हुए मैंने लुकमा दिया। तुम्हें इतना अनजान नहीं होना चाहिए। चूंकि वो दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे इसलिए मुझे भी अंग्रेजी ही बोलना पड़ी थी। नादिर खान घबराया नहीं था। बोला, गलत बंदे पर हाथ डाल रहे हो। उसका एतमाद भरा अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो जराइम पेशा शख्स था। कोई आम बंदा मुसल्लह अफराद का सामना यूं बेखौफी से नहीं कर सकता, मगर एक बार जाहिर हो गए थे तो पीछे हटना मुनासिब नहीं था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर पीछे धकेलते हुए कहा, इसका फैसला तुम्हारी सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा इंटरव्यू लेने के बाद ही तय करेंगे। वो 2-3 कदम पीछे हुआ। हम अंदर घुस गए। लौरा दरवाजा बंद करने लगी। उसका गाफिल होना नादिर खान को गलीज फैसले पर मजबूर कर गया था। मुझे नजरअंदाज करते हुए उसने लौरा के हाथ पर लात रसीद करना चाही, मगर उसे ये मालूम न था कि वो किन के कब्जे में है। उसके तई हम आम से उचक्के थे और इतने बोदे थे कि जिन पर काबू पाने को उसे सिर्फ लौरा को गैर मुसल्ला करने की जरूरत थी। उसकी टांगों के हरकत में आते ही मेरा एक हाथ उसके मुतहर्रक रान के नीचे घुसा और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे डालकर मैंने घुमाकर दीवार पर दे मारा। उसके होंठों से दर्द भरी कराह निकली और उसने कमर पर हाथ रख लिया। लौरा ने इस्तेहज़ाई कहकहा बुलंद किया। बोली, इसे क्या हुआ जो दीवारों को टक्करे मार रहा है? मैंने कहा, इसी से पूछ लो। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैं उसके करीब हुआ। तब तक वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया था। इस बार मैं उर्दू में बोला, और वर्जिश करनी है या मैं तलाशी ले लूं? होंठ काटते हुए वो चुप रहा। एक ही ज़रब ने उसे जता दिया था कि उछल कूद बेसूद थी। मैंने माहिराना अंदाज में उसके जिस्म पर हाथ फेरा। पिंडली से बंधे बारीक धार के खंजर ने मेरे यकीन को तकवीत दी थी। खंजर और उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में करके मैं पीछे हो गया। लौरा ने बेड के करीब पहुंचकर तकिया उठाया। नीचे जस्तावा 30 बोर पिस्तौल और उसका बटवा पड़ा हुआ था। पिस्तौल को अपनी पतलून में उड़सते हुए लौरा बोली, अपना रिश्तेदार लगता है। साथ ही बटवा उठाकर अंदर सरसरी नजर दौड़ाई और वापस रख दिया। बेड पर नशिस्त संभाल कर मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उसे तशरीफ टेकने की इजाजत दी। बैठो। कुर्सी पर बैठते हुए वो इत्मीनान से बोला, मुझे कत्ल करने के अलावा कुछ हासिल न कर सकोगे। मैं हंसा, ये कम है क्या? लौरा दुरुस्ती से बोली, राजा अंग्रेजी में बात करो। मैंने वजाहत की, भाई कह रहा है हमारे पास फकत इसे कत्ल करने का इंतखाब मौजूद है और कुछ नहीं कर सकते। नादिर खान जल्दी से बोला, मैंने सारा माल दूसरी पार्टी के हवाले कर दिया है। लौरा ने पूछा, कौन सा माल? नादिर खान ने हैरानी भरे अंदाज में तस्दीक चाही। तुम मनोज जोशी के आदमी हो ना? लौरा हंसी, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी मर्जी। मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा और पर्दे हटाकर सामने देखने लगा। बिलाशुबा वो जगह निहायत मुनासिब थी। शुक्ला की कोठी की रोशनियां जल गई थीं। महल नुमा कोठी अंधेरे में भी अपनी आबोताब की वजह से पहचानी जा रही थी। नादिर खान संभल कर बोला, क्या चाहते हो? लौरा उसे छिड़ने पर तुली हुई थी। बोली, क्या दे सकते हो? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए बोला, तुम मेरे बटवे में झांक चुकी हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लौरा ने दुरुस्ती जाहिर की, फिर तो मरना पड़ेगा। वो हैरान हुआ, मेरे पास रकम का न होना कोई ऐसा कसूर नहीं है कि मौत की सजा सुनाई जाए। लौरा ने मुझे मुखातिब किया, राजा इसकी बात में वजन है। मैं खिड़की का पर्दा बराबर करके उसके नजदीक आया। तुम मुसलमान हो? वो फख्र से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तजुर्बा है कि गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी अपने मजहब से बेजार या शाकी नहीं होता। अनजाने में अल्लाह पाक की जात बाबरकत से शाकी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उसे मुसलमान होने पर नदामत हो। इस्लाम के बरक्स किसी भी मजहब के पैरोकार का अपने मजहब के बारे बताने का ये तरीका नहीं होता। वो खाली इकरार करते हैं कि हाँ हम हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी वगैरह हैं, यानी भगवान की कृपा से हिंदू हूँ, वाहे गुरु का शुक्र है सिख हूँ, थैंक्स गॉड के ईसाई हूँ वगैरह सुनने को मिलता है। ये मेरा तजुर्बा है कि कोई तयशुदा कुलिया या उसूल नहीं है। मैंने अगला सवाल पूछा, क्या करते हो? वो गंभीर लहजे में बोला, इसे बाज़ाब्ता तफ्तीश समझूं या तजस्सुस? मैंने कहा, अच्छा रहने दो। जेब से बारीक रेशमी डोरी निकाल कर मैं उसकी तरफ बढ़ा। फिर कहा, अलबत्ता तुम्हारे हाथ बांधने पड़ेंगे। उसने उलझन जाहिर की, ऐसा करना जरूरी है? मैंने कहा, पता नहीं, मगर खुला नहीं छोड़ सकते। वो बोला, अगर मेरे साथ दुश्मनी नहीं है तो मुझे जाने दो। कमरे का 1 हफ्ते का किराया अदा कर चुका हूँ। कहते हो तो 2 आदमियों के खाने वगैरह की अदायगी भी पेशगी कर देता हूँ। मैं खामोशी से उसके हाथ पुश्त पर बांधने लगा। किसी मुजरिम के हाथ बांधने को भी महारत चाहिए, क्योंकि आम किस्म की गांठें
गांठें ऐसे अफराद आसानी से खोल लेते हैं। हमें दौरान कोर्स गांठों की 18 इकसाम पढ़ाई गई थी और वो गांठें अमली जिंदगी में बहुत से मौके पर काम आती रहती हैं। उसने जवाब पर इसरार किया, बोला हाँ ना तो कर दें भाई। मैंने कहा अपनी कहानी सुना देते तो शायद मैं सोचने की जहमत गवारा कर भी लेता। खुश्क लहजे में कहकर मैंने गांठ के खत में लगाए जो रस्सी को सरकने से रोकते हैं, वरना रेशमी डोरी आसानी से खोली जा सकती है। कुर्सी छोड़कर लौरा ने बेड पर कब्जा जमाया, बोली बेड अकेला है और हम 3, और यकीनन लेडीज फर्स्ट का उसूल तुम्हें भी अजबर होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जेंट्स मस्ट का उसूल पढ़ाया गया है, ज्यादा से ज्यादा आधे बेड की कुर्बानी दे सकता हूँ। वो शोख लहजे में बोली, अब इतने भरोसे लायक भी नहीं हो कि अपने साथ सुला लूं। मैं तुर्की बतुर्की बोला, ये तुम्हारा मसला है और मेरा मसला है बेड पर सोना। तुम अपना मसला हल करो जिसका मुतबादिल फर्श पर बिछा बेहतरीन कालीन है। उसने आंखें निकाली, राजा बाज आ जाओ। मैंने कहा मैं या तुम? इत्मीनान से कहते हुए मैंने भी बेड पर नशिस्त संभाल ली। उसने मज़ाहिया अंदाज में धमकी दी, मैं पलावशा को फोन करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ सोते हो। मेरे दिल की धड़कन हल्का सा गड़बड़ाई। कमबख्त ने किसका नाम लिया था? मेरे होंठों पर तबस्सुम उभरा, अपनी शहजादी का मुखड़ा आंखों के सामने नमूदार हुआ और मैं खोए खोए लहजे में बोला, उसका नंबर कहाँ से ढूंढोगी? वो बोली, कभी तो मिल ही जाएगा, बल्कि मेजर जेनी से मांग लूंगी। मैंने कहा फिर तो मजबूरी है, और मैं बेड छोड़कर कुर्सी पर आ बैठा। लौरा के चेहरे पर ताज्जुब नमूदार हुआ। हंसते हुए बोली, यार मजाक कर रही थी। मैंने कहा शायद, मगर मैं सच में डर गया हूँ। यकीन मानो, मोहब्बत करने वाली बीवी ऐसी बातों पर फौरन से यकीन करती है। हमारे यहाँ मिसल मशहूर है, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। हमने नादिर खान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। यूं भी उसके बारे में तफसील जानना हमारे किसी काम का न था। आने वाले कल की शाम तक का वक्त इतना तवील नहीं था कि उसके साथ मगज खपाते। सियाने कहते हैं जिस गांव न जाना हो उसका पता दरियाफ्त करना हिमाकत है। वो शोख लहजे में बोली, पता होता उससे इतना डरते हो तो धौंस जमा कर कई काम निकलवा लेती। कम से कम परी की पिटाई तो कहीं नहीं गई थी। मैं महसूस कर रह गया, अहमक डॉक्टर ने कहीं का नहीं रखा। दोबारा जाने कितनी मेहनत करना पड़े। वो एतमाद से बोली, राजा जाने भी दो, इस मूजी से जान छूटने दो। परी को लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने मतून किया, तुम कब से इतनी अच्छी बन गई हो? वो तंजिया लहजे में बोली, हाँ तुम्हारे नजदीक तो अच्छा होना खूबसूरत लड़कियों की खिदमत गुजारी है ना। मैंने कहा तुम्हारी खिदमत कब की है, या खुद को खूबसूरत नहीं समझती हो? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए बोली, काफी अरसे से खिदमत कर रहे हो, बल्कि थोड़ी देर पहले ही आरामदेह बेड से दस्तबरदार हुए हो। मैंने भिन्नाते हुए कहा, धौंस जमा कर लिया है मोहतरमा। वो बोली, अच्छा सच बताओ, क्या परी होती तो उसे नीचे सुलाते? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, अलबत्ता उसकी खूबसूरती मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, बल्कि किसी भी लड़की की शक्ल सूरत मेरे लिए लायक अहमियत नहीं। नादिर खान मुखिल हुआ, बोला, अगर मेरी उलझन भी सुलझा दो तो यकीनन दुआएं दूंगा। मैं इत्मीनान से बोला, तुम गैर जरूरी हरकत न करके अपनी जिंदगी और खाल बचा सकते हो। बाकी जब तुम कैप्टन पर हमला कर रहे थे तो मैंने अपना तारुफ तो करवा दिया था। मैडम की शनाख्त बाकी है, शौक है तो मौका दे सकता हूँ। वो बोला, धमकाने की बजाय अगर अपना तारुफ और मतमय नजर ही बता देते तो एहसान होता। लौरा ने कहा, हमें आर्जी इस्तेमाल के लिए ये कमरा चाहिए था और बस। वो लजाजत से बोला, मेरे लिए तुम्हारा कमरे पर काबिज होना काबिल एतराज नहीं है, अलबत्ता अपनी दुर्गत पर जरूर शाकी हूँ। जब मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानता तो क्यों ना अच्छे माहौल में बात की जाए। मैंने कहा, तुम छोटी सी हिमाकत से अपनी जान गंवाओगे और हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दोगे, इसलिए खतरा मोल लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अलबत्ता खामोश बैठते हुए बेजारी या उलझन महसूस कर रहे हो तो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दो, तुम पर एहसान झाड़ते हुए हम सुन लेंगे। वो तंजिया अंदाज में बोला, काफी नेक आदमी लगते हो, वरना इतने बड़े एहसान करना आम आदमी के बस की बात नहीं। लौरा खिलखिलाई, खुशकिस्मत हो जो इतने नेक लुटेरों से वास्ता पड़ा है। वो बोला, मैडम तुम नाम से ईसाई लगती हो, भाई का नाम शायद राजा है, जिसे राजा पुकारना यकीनन तुम्हारे अंग्रेजी लबो लहजे का कमाल है। बाकी राजा नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों में पाया जाता है, लेकिन गालिबन इनकी बीवी का नाम पलवशा है, जिससे अंदाजा कर सकता हूँ कि ये मुसलमान होंगे। मैं मसनूई गंभीरता से बोला, हमारे बारे में इतनी जानकारी रखने वाला अगर ये समझता है कि जिंदा छोड़ दिया जाएगा तो यकीनन अहमक है। वो हकलाया, कसम से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तस्दीक तो नहीं हुई। लौरा ने कहकहा लगाया, डरा दिया बेचारे को। लौरा के कहकहे ने उसके चेहरे की रौनक लौटाई और वो बगैर इस्तफसार के अपने बारे में बताने लगा।
बोला मेरा नाम नादिर खान है, उमूमन अकेले ही काम करता हूँ। हर किस्म की स्मगलिंग, मखसूस अफराद का अगवा, अंदरूने मुल्क गैर कानूनी माल की तरसील, मखसूस अशिया की चोरी वगैरह मेरे धंधे हैं। उसूल हमेशा यही रखा है कि पैसा कमाना है, अलबत्ता मुआवजा लेकर कत्ल करना अपने उसूलों से खारिज है। नज्जू चक्करबाज के नाम से मशहूर हूँ। चंद दिन पहले एक नामी ग्रामी स्मगलर मनोज जोशी के आदमी से किलो भर कोकेन खरीदी, जो उसने 15 लाख की कलील रकम वसूल करके मेरे हवाले की। बाद में कमबख्त पकड़ा गया। मनोज जोशी के जल्लादों के सामने उसने सब कुछ उगल दिया। अब मनोज जोशी मेरे पीछे है कि उसका माल वापस करूं और वो मेरी रकम लौटा देगा, जबकि मैं कोकेन आगे बेच चुका हूं। बस ये है मेरी गम बीती। मैंने कहा अगर कभी कभार टीवी देखने का इत्तेफाक रहता हो तो हमारी आप बीती रोजाना मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाती है। उसने अस्बात में सर हिलाया, बोला मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है, बस चेहरे देखकर उलझन हो रही है। मैंने कहा अगर उलझन सुलझ गई है तो आराम से किसी कोने में लेट जाओ कि मैं तुम्हारे पांव भी जकड़ने वाला हूँ। वो शाकी हुआ, मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे? मैं इत्मीनान से बोला क्योंकि अपनी जान प्यारी है। लौरा कंबल में घुसते हुए बोली राजा मैं सो रही हूँ, पहरेदारी का शौक खुद ही पूरा करते रहना, मुझे जगाया तो बगैर देर किए पलवशा को फोन कर दूंगी। मैंने परेशानी जाहिर की। एक और मसला भी है मैडम, कंबल सिर्फ एक है। कंबल से चेहरा बाहर करके उसने आंखें निकाली, बोली ऐसा सोचना भी मत कि इस कंबल में जगह मिल जाएगी। मुझे अचानक ही ख्याल आया। मैंने कहा खाना नहीं खाना? वो उठ बैठी, भूख तो लगी है मगर बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैंने नादिर खान से बावर्ची खाने का नंबर पूछकर डायल किया और इंटरकॉम का रिसीवर कान से लगा लिया। निस्वानी आवाज में पूछा गया रूम सर्विस प्लीज, और मैंने कमरा नंबर बताकर पुरतकल्लुफ इशाया नोट करवा दिया। खाने की आमद में आध पौन घंटा लग गया था। उससे पहले मैंने नादिर खान को आर्जी तौर पर रिहा कर दिया कि उमूमन हर कमरे की खिदमत गुजारी पर मखसूस वेट्रेस मुकर्रर होती है जो उन कमरों के मकीनों को अच्छी तरह पहचानती है, और नादिर खान को न पाकर वेट्रेस चौंक सकती थी। मैंने कहा नज्जो चक्करबाज, याद रखना मैंने जिंदगी में सिर्फ एक काम ढंग से किया है और वो है सर में रोशनदान खोलना। बेहतर यही होगा कि मुझे ना आजमाना, वरना तुम्हें यकीन लाजमी आ जाएगा लेकिन तुम चले जाओगे। मैंने उसे धमकाना जरूरी समझा। वो इत्मीनान से बोला जरूर डरता अगर कुछ करने का इरादा होता, बाकी तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूँ। गो राजपूत दादा के अगवा की खबर टीवी पर नहीं चली थी मगर ज़ेरे जमीन हलकों में उसके काफी चर्चे हैं और तुम दोनों को सराहने वाले कसीर तादाद में हैं और उनमें मेरा नाम भी शामिल है। मैंने कहकहा लगाया, मौखिर जिक्र फिक्रा जाहिर करता है कि तुम्हारी चक्करबाजी की हिस्स जाग उठी है। वो ठिठाई से बोला खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, और मैडम को देखने की ख्वाहिश रखने पर तो कसम खा सकता हूँ। लौरा मुताज्जिब हुई, क्यों? वो खिसियाते हुए बोला, वैसे ही निशानेबाज लड़कियां कम ही नजर से गुजरी हैं। मैंने लौरा को छेड़ा, ये तुम्हारे नैनों के तीरों का जिक्र कर रहा है। वो बरहमी से बोली, मर्दों की रग रग से वाकिफ हूँ, इसीलिए तो कभी ट्रिगर दबाते हुए झिझक महसूस नहीं की। नादिर नादिम हुआ, बोला मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लौरा तीखे लहजे में बोली, जरा कह तो देते। इसी गपशप के दौरान ही दरवाजा बजा। मैं जल्दी से पर्दे के पीछे हो गया। लौरा ने दरवाजा खोला। काले रंग के 3 पीस सूट में मलबूस खुश शक्ल वेट्रेस ट्रॉली को धकेलते हुए अंदर आई और मेज पर खाना चुनने लगी। उसने लौरा की मौजूदगी पर हैरानी जाहिर नहीं की थी क्योंकि वहाँ रात रंगीन करने को ऐसे मेहमानों को बुलाना अनोखा नहीं था। खाना लगाकर वो ट्रॉली धकेलते हुए बाहर निकल गई। इस दौरान लौरा बज़ाहिर बेपरवाही से मगर चौकन्ने अंदाज में वेट्रेस पर नजर रखे हुए थी। उसका दायां हाथ जेब में था और ये तो नादिर खान अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथ में क्या है। वेट्रेस के जाते ही लौरा ने दरवाजा कुफल कर दिया और मैं भी बाहर आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।